हेलो एवरीवन, मैं शरद यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज हम लोग पढ़ेंगे शुरू करेंगे घटना चक्र 2022 की सीरीज में वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल पढ़ेंगे। इससे पहले हमने लगभग 34-35 क्लासेस में इंडियन ज्योग्राफी को पूरी अच्छी तरीके से एमसीक्यूज और उसके नोट्स पूरी तरीके से कवर किए। बहुत अच्छा आप लोगों का प्यार भी मिला, उसके लिए बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आपके इंडियन पॉलिटी और जो है कि साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री, एनवायरनमेंट सभी सीरीज को चालू कर दिया गया है और लगभग वो भी कंप्लीट होने के कगार पे हैं। तो मैं ये मान के चलूँगा कि मार्च लास्ट या मिड अप्रैल तक जो है कि लगभग सारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, जो आपकी आगामी परीक्षा यूपी पीसीएस प्री और एमपी पीसीएस प्री के लिए और यूपी आरओ एआरओ की वैकेंसी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। तो शुरू करते हैं हम आज विश्व का भूगोल। तो आज हमारा स्टडी टॉपिक रहेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें भी हम बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे ब्रह्मांड की। और उसमें कुछ एक कॉन्सेप्ट है, सामान्य अवधारणा, तो उसको हम समझेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगभग स्टार्टिंग में कुछ खास नहीं दिया है, लेकिन हम यहाँ से शुरू करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। कहाँ से? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। तो आप देख सकते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक सिद्धांत विस्तारवादी या महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको हम सामान्य भाषा में बिग बैंग थियरी कहते हैं। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले जॉर्ज लेमेंटियर नाम के व्यक्ति ने 1927 में किया। कब किया? 1927 में बिग बैंग थियरी का इन्होंने प्रतिपादन किया, और जिसे वर्ष 1949 में फ्रेड होयल द्वारा बिग बैंग का नाम दे दिया गया था। बाद में रॉबर्ट वेगनर साहब ने 1967 में इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की। वह अवस्था जब संपूर्ण ब्रह्मांड एक गर्म और सघन बिंदु पर आज से लगभग लगभग 14 अरब यानी कि 13.8 अरब वर्ष पूर्व केंद्रित था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु में आकस्मिक विस्फोट हुआ। संकेंद्रण का मतलब कि बहुत ही अधिक छोटा सा पिंड था, लेकिन उसमें बहुत घनत्व जो है कि बहुत अधिक था, तो इसमें अचानक से विस्फोट हो जाता है। विस्फोट होने के पश्चात ब्रह्मांडीय पदार्थ चारों ओर फैल गए। जो पदार्थों से ब्रह्मांड आज बना है, वो सारे के सारे पदार्थ क्या हो गए? फैल गए चारों तरफ। और यह पदार्थ ही विभिन्न गैलेक्सी के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। यह पदार्थ ही क्या होते हैं? यह पदार्थ ही हमें विभिन्न प्रकार की जो है कि गैलेक्सी के रूप में देखने को मिलते हैं। जैसे गैलेक्सियों के अनंत समूह का सम्मिलित रूप ही ब्रह्मांड है। यानी एक ब्रह्मांड में न जाने कितनी लाखों गैलेक्सी हो सकती हैं, और अवलोकनीय ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 से 200 अरब गैलेक्सी हैं। प्रत्येक गैलेक्सी में अनुमानतः 100 अरब तारे हैं। और हालांकि यह संख्या अधिक भी हो सकती है, किसी ने गिना नहीं है, लेकिन एक अनुमान लगाया गया है। और हमारी गैलेक्सी, जिसमें हमारी पृथ्वी है, तो अगर हम इसकी बात करें, हमारी गैलेक्सी की अगर हम बात करते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि जो हमारी गैलेक्सी है, जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है, जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है, उसे मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्ध मेखला, जिसको हम मिल्की वे कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं, या दुग्ध मेखला। तीनों ही नाम हमारे सौर मंडल के हैं। और हमारी आकाशगंगा में लगभग 100 से 400 अरब तारे हैं। गैलेक्सी अनेक प्रकार आकार प्रकार की दिखती है, जैसे कि अंडाकार भी दिखती है, सर्पिलाकार भी दिखती है, अनियमित आकार की भी दिखती है, इत्यादि। तो अलग अलग तरीके से जो है कि इसकी साइज़ देखते हैं। वहीं एंड्रोमेडा की अगर हम बात करते हैं, एंड्रोमेडा की, यह हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट की आकाशगंगा है, जो हमारी आकाशगंगा से लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। तो ये प्रकाश वर्ष क्या है? यह ग्रहों के बीच की दूरी नापने का जो है कि मात्रक होता है, तो इसको हम प्रकाश वर्ष के रूप में नोटिस करते हैं। और इसे मेजियर 31 भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंड्रोमेडा को मेजियर 31 भी कहा जाता है। वर्ष 2005 में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने आकाशगंगा के आकार के बारे में पूर्ण धारणाओं और विभ्रम के विपरीत इस बात के स्पष्ट साक्ष्य पेश किए कि आकाशगंगा का जो आकार है वो कैसा है? दंड सज्जित सर्पिलाकार है। कैसा है? अगर हम बात करते हैं कि आकाशगंगा के साइज की या आकार की, तो दंड सज्जित सर्पिलाकार यानी कि बैरेड स्पेड, तो स्पायरल, इस तरीके की कुछ बातें कही गई इसमें। वहीं अगर हम बात करेंगे तारों का निर्माण कैसे होता है, तो तारों का निर्माण गैलेक्सी में उपस्थित जो हाइड्रोजन और हीलियम, आपको मैं बता दूं कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, पृथ्वी एक गर्म गोले के रूप में कही जाती है, उस समय हमारी पृथ्वी पे ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ पर जो है कि नाइट्रोजन भी बिल्कुल नहीं थी, कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ही कम मात्रा में थी। मुख्य रूप से जो गैसें थीं वो आपकी हाइड्रोजन और हीलियम, यानी कि हाइड्रोजन थी वहाँ पे और साथ ही साथ हीलियम। और इसीलिए सूर्य का जो निर्माण होता है वो 2 हाइड्रोजन अणुओं से मिलकर बनता है, बाद में वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं और बहुत सारी एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसीलिए जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, तो उस समय केवल और केवल यहाँ पर क्या थे? हाइड्रोजन और हीलियम की संगठक थी। और इन्हीं की संगठकों से नेबुला का निर्माण होता है, जिसको हम निहारिका भी कहते हैं।
गुरुत्वाकर्षण बल से गैस एवं धूल के बादलों का गोले के आकार में संगठन होना, गति, उच्च ताप, संलयन अभिक्रिया एक तारे के निर्माण के कारक होते हैं। अर्थात कि जब अगर किसी तारे का निर्माण हो रहा था, गैलेक्सी में जो हाइड्रोजन और हीलियम की जो गैसें थी, इनका जब आपस में संगठन हुआ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो यहाँ पर संगठन हुआ, गति हुई, उच्च ताप हुआ और संलयन अभिक्रिया हुई, तब जाके एक तारे का निर्माण हुआ। और मैं आपको बता दूं कि सूर्य भी क्या है, अगर हम बात करें सन की, तो सन भी तो एक तारा है। और सूर्य में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कैसे होती है, संलयन अभिक्रिया से ही तो होती है। और इसमें भी क्या होती है, हाइड्रोजन के दो अणुओं की क्रिया होती है, तब जाके हीलियम बनता है। तो यहाँ पर ये बातें आपको समझनी होंगी। जो बात आपको देखिए नहीं समझ में आए वो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसका समाधान जरूर करेंगे, अगर कोई भी आपके दिमाग में डाउट रहता है तो। क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके दिमाग से पूरी तरीके से डाउट क्लियर हो जाए और आपके पेपर में जो प्रश्न है वो आपको आसान भाषा में समझ में आ जाए। देखते हैं तारे के विकास क्रम में, अगर हम बात करेंगे तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम यानी कि प्रारंभिक जो अवस्था होती है वो प्रोटोस्टार होती है। यानी कि जब तारे का निर्माण शुरू होता है तो उसको हम प्रोटोस्टार का क्रम कहते हैं। उसके पश्चात तारा विकास की मुख्य अवस्था यानी कि मेन सीक्वेंस स्टार में प्रवेश करता है। सूर्य के आकार का तारा इस अवस्था में 9 या 10 बिलियन वर्ष तक रहता है। अगर सूर्य के साइज की अगर हम बात करें, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है, और ये 9 से 10 बिलियन वर्ष तक रहेगा। इसके पश्चात तारे का हाइड्रोजन ईंधन विनष्ट होने लगेगा यानी कि समाप्त होने लगेगा और वह मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाएगा। किसी तारे की जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर करती है। सूर्य के आकार यानी 1 सोलर मास के तारे की अवधि लगभग 9 या 10 बिलियन वर्ष तक होती है। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य की भी अवधि कितनी होगी, 9-10 बिलियन वर्ष तक रहेगी, उसके बाद वो सूर्य समाप्त हो जाएगा। तो ये भी क्या है, एक तारा ही है, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन की जो एनर्जी है वो धीरे धीरे जो है कि खत्म हो जाएगी और खत्म होने लगेगी। और इस तरीके से आप देखेंगे कि विकास की मुख्य अवस्था से निकलकर एक तारा वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है, जिसमें उसकी बाहरी सतह फैलती है और वह ठंडा होता जाता है और उसकी चमक भी क्या होती है, कम होती जाती है, क्योंकि बूढ़े हुए आदमी की क्या होती है, चमक भी कम होती है। तो उसी तरीके से तारे की चमक कम हो जाती है और इस स्थिति को रक्त दानव यानी कि रेड जियांट यानी छोटा तारा या सुपर रक्त दानव रेड जियांट तारा जो होता है यानी कि रेड सुपर जियांट भी कहा जाता है। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि रेड जियांट की जो स्थिति होती है लाल दानव की, वो वृद्धावस्था की ओर होती है। और इसके पश्चात हीलियम जो होती है कार्बन में और कार्बन अन्य भारी पदार्थों जैसे लोहा आदि में परिवर्तित होने लगता है। इसके फलस्वरूप तारे में तीव्र विस्फोट होता है और जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। तो सुपरनोवा कुछ और नहीं है बल्कि तारे में जो विस्फोट होता है अंतिम अवस्था में, जो तारा वृद्धावस्था में चल रहा होता है, तो उसे हम सुपरनोवा कहते हैं। रक्त दानव या सुपर रक्त दानव अवस्था में क्रमशः नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात, नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात क्या होता है कि तारा, जो सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा अपने आकार के अनुरूप मृत्यु की 3 दशाओं, इसमें 3 दशा आती है जब वो मृत्यु की ओर आता है। तो एक होता है कृष्ण वामन ब्लैक ड्वार्फ, एक होता है न्यूट्रॉन स्टार और एक होता है कृष्ण विवर जिसे हम कहते हैं ब्लैक होल, में से कोई एक प्राप्त करता है, जिनका विवरण इस प्रकार है। हम आगे समझेंगे कि कौन से तारे को ब्लैक ड्वार्फ कहा जा सकता है, ठीक है, कौन से तारे को हम ब्लैक ड्वार्फ कह सकते हैं और किस तारे को हम न्यूट्रॉन स्टार कहेंगे या ब्लैक होल कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें अभी हम समझेंगे। तो चलिए हम इसको और आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक बात क्लियर कर रहा है, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक बात क्लियर कर रहा है कि सूर्य के सदृश छोटे तारे जो सूर्य जैसे दिखते हैं, रक्त दानव अवस्था के पश्चात नोवा विस्फोट के बाद यदि अवशेष सौरिक द्रव्यमान के 1.44 गुने की सीमा के अंदर होगा तो तारा कैसा होगा, श्वेत वामन होगा। कहने का मतलब है कि जब तारों में विस्फोट होता है और उसके बाद जो उसका द्रव्यमान बचता है वो अगर सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना या उससे कम होता है तो वो वाइट ड्वार्फ बनेगा। और अगर अच्छा बात करें कि हम 1.44 इस सौरिक द्रव्यमान क्या है, तो ये चंद्रशेखर सीमा के नाम से भी जानता है, जो भारतीय वैज्ञानिक थे उन्होंने इस चीज़ का पता किया, तो इसलिए उनके नाम पे चंद्रशेखर सीमा भी कहा जाता है। अगर हम बात करें मध्यम आकार के तारे जो सुपर रक्त दानव अवस्था के पश्चात सुपरनोवा विस्फोट के बाद उसके जो अवशेष होते हैं 1.44 सौरिक द्रव्यमान से 3 सौरिक द्रव्यमान तक रहने वाले तारे न्यूट्रॉन तारे अर्थात पल्सर कहलाते हैं। यानी इसका जो द्रव्यमान होगा 1.44 सौरिक द्रव्यमान यानी सूर्य के द्रव्यमान से 3 सौरिक द्रव्यमान तक अगर रहता है बचा हुआ अवशेष, तो न्यूट्रॉन तारे या पल्सर भी कहलाता है। अब आगे देखते हैं, पल्सर हमारी बाइक की बात नहीं हो रही है, ये तारों की बात हो रही है। आगे देख लेते हैं।
बड़े आकार के तारे जिसमें सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात अगर 3 सूर्य के द्रव्यमान से अधिक अवशेष वाले तारे बचते हैं तो उसको हम कृष्ण विवर या ब्लैक होल में परिवर्तित मानते हैं। तो किसमें कहते हैं? कृष्ण विवर या ब्लैक होल में हम उसे मानते हैं। भारतीय अमेरिकी भौतिकविद जो कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर साहब ने 1930 में 1.44 सौरिक द्रव्यमान की वह सीमा निश्चित की थी जिसके अंदर के तारे श्वेत वामन बनते हैं और उसके ऊपर के अवशेष द्रव्यमान वाले तारे न्यूट्रॉन तारे या कृष्ण विवर या ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित होते हैं। तो ये 1.44 जो सौरिक द्रव्यमान है वो किसी तारे के मरने के बाद की अवस्था को इंडिकेट करता है कि श्वेत तारा बनेगा यानी श्वेत वामन बनेगा या न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बनेगा। तो ये चीज़ें हैं। और 1.44 सौरिक द्रव्यमान की चंद्रशेखर सीमा नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे अवशेष तारे के द्रव्यमान से सुनिश्चित होती है कि बचे हुए तारे के बाद ही सुनिश्चित होती है। तो अब आप समझ गए होंगे इस चंद्रशेखर सीमा क्या है और 1.44 सौरिक द्रव्यमान क्या है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके और आगे। यदि पूर्णतः निश्चित नहीं है कि विकास की मुख्य अवस्था का किस आकार का तारा विस्फोट के पश्चात 1.44 सौरिक द्रव्यमान की सीमा के अंदर अवशेष के रूप में बचता है, किंतु ऐसा माना जाता है कि सूर्य के 8 गुने आकार तक के तारे में विस्फोट के पश्चात लगभग 1.44 सौरिक द्रव्यमान के बराबर अगर अवशेष बचता है तो इससे बड़े तारों का अवशेष 1.44 सौरिक द्रव्यमान से अधिक होता है और इन्हीं तारों को ब्लैक होल कहा जाता है या इनके बनने की संभावना बनी रहती है। तो ब्लैक होल का उच्च गुरुत्वाकर्षण तारे के संपूर्ण अवशेष को अपने अंदर समा लेता है, यानी कि जितना भी तारे का जो अवशेष होता है वो सारा का सारा जो है कि ब्लैक होल अपने अंदर समा लेता है और इसमें हाई ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, मतलब कि उच्च गुरुत्वाकर्षण बल भी होता है। और इसके बारे में तो यह भी कहा जाता है कि यहाँ तक कि इसके पास से गुजरने वाली कोई भी वस्तु भी इसके गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं सकती है। एस चंद्रशेखर ने जनवरी 1935 में लंदन की रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की एक बैठक में अपना मौलिक शोध पत्र प्रस्तुत किया और बताया कि जो सफ़ेद बौने यानी कि वाइट डार्क तारे होते हैं वो एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद अपने भार में और वृद्धि नहीं कर सकते हैं और इसीलिए इनको भौतिकी के क्षेत्र में 1983 का नोबेल पुरस्कार भी डॉक्टर एस चंद्रशेखर एवं W.A. फाउलर को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। तो हम जान सकते हैं कि जो नोबेल पुरस्कार है इनको 1983 में चंद्रशेखर साहब को मिला था। अब बात करते हैं सुपरनोवा विस्फोट क्या होता है, ये क्या होते हैं, बहुत बार चर्चा हो रही है इसकी। तो देखिए सुपरनोवा जो विस्फोट होते हैं इसके पश्चात तारा मृत्यु की दशा को प्राप्त होता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि मृत्यु की ओर जो तारा जा रहा होता है वृद्धावस्था की ओर, उसी में सुपरनोवा विस्फोट होता है। अतः सुपरनोवा एक मृत प्राय तारे के विस्फोट की अवस्था है। जो तारा मरने वाला होता है उसके विस्फोट की अवस्था है। सूर्य हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा के तारों में से एक है और गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र की परिक्रमा करता है। कहने का मतलब हो गया कि जितने भी तारे हमें देखने को मिलते हैं, ग्रह मिलते हैं, उल्कापिंड मिलते हैं, सब सूर्य की परिक्रमा कर रहे होते हैं। और आगे इनमें जो है कि इसकी परिक्रमा की जो स्पीड दी हुई है तो इससे कोई मतलब नहीं है, हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जो हमारे काम की चीज़ें हैं। फिर हम इसके बाद देखते हैं यहाँ पे ब्रह्मांड वंश जो है कि अवधि वगैरह है। तो सूर्य पृथ्वी से लगभग, अच्छा है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना बड़ा है। यानी कि सूर्य अगर मान लीजिए इतना बड़ा है तो पृथ्वी हमारी इतनी सी है। तो जो ये जो व्यास है, मान लीजिए अगर हम इसको मान लेते x व्यास है तो जो सूर्य का व्यास है ये तो कितना हो जाएगा 109 इंटू एक्स, यानी इतना जो है कि इसका ये व्यास है। और आगे देखते हैं हम इस चीज़ को, सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो एक वर्ष में जो दूरी चली जाती है वही प्रकाश वर्ष कहलाती है। और प्रकाश वर्ष जो है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं कि एक तारा यहाँ है और एक तारा यहाँ है तो इनके बीच की जो हम दूरी ज्ञात करते हैं उसे हम प्रकाश वर्ष में जो है कि मीज़र करते हैं। किस में मीज़र करते हैं? प्रकाश वर्ष में। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और अगर कहीं पे समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा है चंद्रशेखर सीमा के बारे में, इससे अधिक द्रव्यमान होने पर चंद्रशेखर सीमा का द्रव्यमान मतलब क्या हो गया 1.44 ये 1.4 लिखा था मैंने यहाँ पे। ये 1.44 सौरिक द्रव्यमान से अधिक द्रव्यमान होने पर मुक्त घूमते इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग पाकर नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं और न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं। तो इस अवस्था को ही हम न्यूट्रॉन तारा या पल्सर भी कहते हैं। क्वासर की बात करें तो एक चमकीला खगोलीय पिंड है जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और आकाश में दिखने
तारों का ऐसा समूह, अगर आकाश में ऐसा समूह दिखता है तो जो हमें एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित प्रतीत होते हैं, जिन्हें एक नाम दिया जाता है जिसको हम तारामंडल या नक्षत्र कहते हैं। बचपन में हम लोग क्या करते थे कि हम तारों को देखते थे ऊपर और एक कुछ इस प्रकार की आकृति बनाने की बात करते थे, कुछ इस प्रकार की, मतलब एक तारा यहाँ जुड़ा, एक तारा यहाँ जुड़ा, एक तारा यहाँ जुड़ा, एक तारा यहाँ, एक तारा यहाँ, एक तारा यहाँ। तो इस तरीके से हम इसको नाम दे देते थे बचपन में, ये सप्तर्षि ऋषि तारा है। कौन सा तारा है ये? सप्तर्षि तारा, यानी कि 7 ऋषियों के तारे की बात कहानी हमने सुनी है, तो ये उसी से संबंधित है कि इसको तारामंडल या नक्षत्र भी कहा जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ भी है कि जो सप्तऋषि तारामंडल से ध्रुव तारे का संकेत प्राप्त होता है। ध्रुव तारा सदैव उत्तर दिशा में चमकता है। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे चमकीले तारों का समूह है, ओरियन नेबुला। वहीं प्रॉक्सिमा सेंचुरी की बात करेंगे तो ये सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा है, यानी कि पृथ्वी से सबसे निकट कौन है? पहले तो सूर्य है, लेकिन दूसरी अगर हम बात करेंगे तो वो कौन हो जाएगा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये जो है कि फिर सबसे निकट माना जाता है। आगे देखते हैं हम, चलिए। और इसमें जो है कि जो भी काम की चीज़ें होंगी बस हम उसे पढ़ेंगे, बाकी चीज़ों को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये एक तरीके से टाइम वेस्टिंग होगा। चलिए हम इसको भी यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छा, कभी कभी पूछ लिया जाता है आप लोगों से कि अंतरिक्ष में बैठे हुए, अंतरिक्ष यान में बैठे हुए व्यक्ति को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? आकाश का रंग काला दिखाई देता है। लेकिन आप कहें, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं पाया जाता है, और साथ ही साथ जो हम पृथ्वी पर से देखते हैं, यानी कि जब हम हवाई जहाज़ से बैठ कर देखते हैं तो हमें पृथ्वी का रंग कैसा दिखता है? नीला दिखता है। क्यों? क्योंकि लगभग पृथ्वी के 71% पे क्या है? जल है, और जल होने की वजह से इसका रंग नीला दिखाई देता है। लेकिन अंतरिक्ष में बैठे व्यक्ति को क्या दिखेगा? ये काला दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें एक जानकारी हैं छोटी सी। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं, इससे संबंधित जो MCQs हैं हम उसे अब कवर करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न है, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है किससे? महाद्वीपीय विस्थापन से, या हिमालय की उत्पत्ति से, या ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, या ज्वालामुखी के विस्फोट से? तो बी ऑप्शन से हो जाएगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में ये महाद्वीपीय विस्थापन, वो महाविस्फोट जो है कि सिद्धांत दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो महाविस्फोट सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशगंगा, सौर मंडल की उत्पत्ति समेत है, और यह सिद्धांत जॉर्ज लेमेंतर के द्वारा 1927 में इसे प्रतिपादित किया गया था, जिसका नाम जो है कि बिग बैंग किसने दिया था? फ्रेड होयल साहब ने 1949 में दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से के उद्भव की व्याख्या करता है। तो कौन करता है? तो ब्रह्मांड के उद्भव की बात करता है। किसकी बात करता है? ब्रह्मांड के उद्भव की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें हम लोग, आकाशगंगा यानी मिल्की वे वर्गीकृत होती है किस तरीके? सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, विद्युत गैलेक्सी, अनियमित गैलेक्सी, या गोलाकार? देखिए गोलाकार तो नहीं है, लेकिन सामान्यतः हम लोग इसको मानते हैं कि सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में हम अपनी आकाशगंगा को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। यहाँ पे हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य का समय लगता है, यानी कि सूर्य को समय कितना लगता है? लगभग 25 करोड़ वर्ष लगता है। कितना लगता है? 25 करोड़ वर्ष जो है कि लगता है। फिर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, तारे का रंग सूचक है सूर्य से दूरी का, उसकी पृथ्वी से, या उसके ताप का, या उसकी ज्योति का? देखिए उसकी ताप का जो है कि इंडिकेट करता है, जितना उसका ताप होगा उसी हिसाब से इसका जो है कि रंग परिवर्तित होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम लोग, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे कि वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वह कहलाती है, यानी जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं तो वो होती है आपकी चंद्रशेखर सीमा। और इसमें जो है कि 1.44 सौरिक द्रव्यमान होता है। अगर इससे कम है तो वो तो बनेगा व्हाइट ड्वार्फ। क्या बनेगा? व्हाइट ड्वार्फ। अगर इससे ऊपर है, और अगर इससे ऊपर है तो वो बन जाएगा, अगर 1.44 से अधिक है तो वो बन जाएगा आपका ब्लैक होल में भी कन्वर्ट हो सकता है, या फिर वो न्यूट्रॉन तारे में भी जो है कि कन्वर्ट हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को श्याम विवर, यानी श्याम विवर या कृष्ण होल विवर, या इसको हम ब्लैक होल भी कहते हैं। तो ये क्या होता है? ये ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल की बात की जा रही है जो इससे समझ में आता है सिमट गया तारा, यानी कि जो तारा समाप्त हो गया उससे संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम देखें तो तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी होती है? तो कृष्ण विवर होती है, क्योंकि धूमकेतु का कोई संबंध नहीं, ओजोन छिद्र, इंद्रधनुष का कोई संबंध नहीं होता। ये कृष्ण विवर वाली स्थिति होती है, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना को ही हम ये कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं यहाँ पर, कृष्ण छिद्र सिद्धांत
कृष्ण क्षेत्र सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर साहब ने किया था। कृष्ण क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि ब्लैक होल, इसी को कहते हैं। और ब्लैक होल के लिए जो तारे का द्रव्यमान चाहिए होता है वो कितना चाहिए होता है? 1.44 सौरिक द्रव्यमान चाहिए होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है फिर से आपका कि ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो एस चंद्रशेखर साहब ने दी थी और इसके लिए इनको 1983 में आगे चल के क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार भी मिला था फिजिक्स का। किसका मिला था? फिजिक्स का इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 11 है कृष्ण क्षेत्र यानी ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। कृष्ण क्षेत्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। तो आर तो बिल्कुल ही सही है और हम ए की बात कर लेते हैं तो ए भी यहाँ पर सही बताया जा रहा है, यानी ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि प्रश्नगत कथन और कारण दोनों ही सही हैं, क्योंकि कारण जो है कथन की सही व्याख्या है। कृष्ण छिद्र जिसको हम ब्लैक होल को दूरबीन से प्रत्यक्षतः देख पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि अत्यधिक उच्च घनत्व होने के कारण इसका प्रबल गुरुत्वीय क्षेत्र किसी भी प्रकार के विकिरण यहाँ तक कि प्रकाश किरणों को भी निकलने नहीं देता है। अंतरिक्ष दूरबीन द्वारा ब्लैक होल की उपस्थिति का पता उसके आसपास के पिंडों, तारों और गैसों के व्यवहार विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का क्या कारण होता है? तो बहुत उच्च घनत्व होता है, क्योंकि जब बहुत उच्च घनत्व होता है तो यहीं पर कोई पिंड बाहर नहीं आता बल्कि इसमें समा जाता है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही पावरफुल होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सुपरनोवा क्या होता है? सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा होता है। सामान्यतः एक मृतप्राय तारा होता है, क्योंकि सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात ही तारा मृत्यु की दशा को प्राप्त होता है। सुपरनोवा एक मृतप्राय जो तारा होता है उसकी विस्फोट अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो लगभग 88 जो है कि तारामंडल बताया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? खगोलीय वस्तु नहीं है तो जैसे भंगुर तारा, क्वासर भी है, पल्सर भी है, लेकिन कृष्ण मास्टर नहीं है। कृष्ण मास्टर जो है कि नहीं होता बल्कि कृष्ण विवर या ब्लैक होल होता है। ये एक खगोलीय वस्तु है। कृष्ण मास्टर क्या है इसका कोई पता नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अगर हम देखें, निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? तो देखिए, क्वासर भी पाया जाएगा, पल्सर भी पाया जाएगा, ब्लैक होल भी पाया जाएगा, लेकिन ब्रिटल स्टार नहीं पाया जाता है। तो आपका ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं पाया जाता है। ब्रिटल स्टार क्या होता है जरा इसको हम समझ भी लेते हैं। पल्सर, क्वासर, ब्लैक होल ये अंतरिक्ष में पाए जाते हैं, जबकि ब्रिटल स्टार का संबंध एनिमेलिया जगत, इकाइनोडर्मेटा संघ तथा ओफिरोनाइटी वर्ग से है, जो समुद्री जीव सी स्टार के समान होता है, यानी कि एक जीव जंतु से संबंधित है। ये ब्रह्मांड के जो है कि घटक में नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? तो उसे हम नक्षत्र कहते हैं। और इसी में जो है कि एक सप्तऋषि तारा भी होता है। क्या होता है वो? सप्तऋषि तारा होता है। और इसी के उत्तर साइड में हमें कौन सा तारा चमकता है? ध्रुव तारा चमकता है। जो किधर चमकता है दोस्तों? ये उत्तर दिशा में चमकता है और बहुत ही चमकीला तारा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 अगर हम देखें, हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप्स ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी थी। वो क्या था? बिटल्यूक्स था। बिटल्यूक्स जो है कि आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि आकाश स्याह काला है, यानी कि अंतरिक्ष काला है, तारे टिमटिमाते नहीं हैं, और अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक होता है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट होंगे वो पहला और दूसरा ही सही है। अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। केवल पहला और दूसरा ही सही है। यहाँ क्या लिखा है कि अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को आकाश के काले दिखने तथा तारे टिमटिमाते न दिखाई पड़ने के कारण वायुमंडल नहीं होना ही माना जाता है, क्योंकि वायुमंडल अगर होता तो वायु क्या करती है? तापमान या जो है कि आपके प्रकाश है उससे घटना करती है और यहाँ पे रंग को प्रदर्शित करती है, लेकिन वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ पे आकाश काला दिखाई देता है, अंतरिक्ष काला दिखाई देता है और तारे भी टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते हैं। अंतरिक्ष यान के बाहर का जो तापमान होता है लगभग 3 डिग्री केल्विन अर्थात -270 डिग्री सेल्सियस होता है, जो पृथ्वी तल के ताप से बहुत ही कम है, न कि ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रकाश वर्ष इकाई है। किस चीज़ की इकाई है प्रकाश वर्ष? तो प्रकाश वर्ष दूरी नापने की इकाई है, लेकिन किसकी? जो आपके तारे होते हैं उनकी, तारे को नापने की दूरी होती है
यहाँ पे आप पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ सकते हैं कि प्रकाश वर्ष जो लाइट ईयर है, यह वह दूरी होती है जो निर्वात यानी कि वैक्यूम में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है। अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है आपका, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष के द्वारा हम ज्ञात करते हैं, लेकिन इसकी स्पीड की बात करेंगे तो निर्वात में जो प्रकाश के द्वारा 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। अब प्रकाश वर्ष तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की एक यूनिट है यानी इकाई है। क्वेश्चन नंबर 22, यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते हुए देखता है तो वह अवस्थित होता है किधर? विषुवत रेखा पर अवस्थित होता है। वो कहाँ पे खड़ा होता है? वो 0 डिग्री पे खड़ा होता है, और यहाँ से जो है कि वो देखता है तो लंबवत उठते हुए जो तारे होते हैं ऊपर की ओर, तो वो कहाँ पे खड़ा है? विषुवत रेखा पर खड़ा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है जो ध्रुव तारे से संबंधित होगा। यहाँ पे लिख रहा है कि एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेले खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था, और जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र भी नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा? ध्रुव तारे की दिशा में चले, ध्रुव तारे के विपरीत चले, ध्रुव तारे अपनी बाईं ओर रखकर चले, या ध्रुव तारा अपनी दाहिनी ओर रखकर चले। तो देखिए आईएएस प्रीलिम्स 2012 का प्रश्न है, और सही आंसर हो जाएगा इसका सी, क्योंकि ध्रुव तारा अपनी बाईं ओर रखकर चले, क्योंकि उसका घर जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ पर जो है कि वो व्यक्ति खड़ा है, तो इसका जो घर है वो किधर है? दाहिने साइड है, लेकिन इसको पता नहीं है। तो इसने क्या किया? ध्रुव तारे को देखा। इसने ध्रुव तारे को देखा कि तो बहुत टिमटिमा रहा है, तो इसको अगर ये अपने लेफ्ट साइड में रखेगा, लेफ्ट साइड में, तो राइट में क्या पड़ेगा? इसके दाहिनी ओर जो है कि इसका घर पड़ेगा। तो इसने इस तरीके से चलना शुरू किया, ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर ये चलना शुरू कर देता है। तो आज हम यहीं तक रखेंगे, और कल हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो कि इसमें आएगा हमारा सौरमंडल। ब्रह्मांड के बाद हम सौरमंडल पे अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सूर्य, पृथ्वी, ग्रह सभी के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।